नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अभी एक रोज़ पहले मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी जो मुंबई की थी, जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि किस तरह से मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से हत्या कर दी गई। हुआ ये कि वो जो पुलिस कांस्टेबल थे वो ट्रेन पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे और बीच रास्ते में कुछ रॉबर्स ने उन पर अटैक किया। हुआ ये कि वो अपने मोबाइल फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे और ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े थे। मुंबई में जो लोकल ट्रेनें चलती हैं उसके दरवाजे के पास खड़े थे। इतने में नीचे से किसी ने डंडे से उनके हाथ पर प्रहार किया, जिससे उनके हाथ से मोबाइल फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। और इसके बाद फिर कुछ लुटेरों ने उनका मोबाइल फ़ोन उठा लिया। चूँकि ट्रेन जो है वो धीमी रफ्तार से चल रही थी, जो पुलिस कांस्टेबल थे विशाल पंवार, वो ट्रेन से नीचे उतरने में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने रात के अंधेरे में उन रॉबर्स का पीछा किया, लेकिन थोड़ी दूर पीछा करने के बाद उन लुटेरों ने विशाल पंवार को घेर लिया और न सिर्फ उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनके पीठ पर एक जहरीली सुई चुभो दी, जिस सुई में ऐसा भयानक जहर भरा हुआ था कि इस घटना के 4 से 5 दिन के अंदर विशाल पंवार की मौत हो गई। अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझते हुए विशाल पंवार ने पुलिस से बातचीत की और पुलिस को अपना जो बयान दिया उसमें विशाल पंवार ने यही कहानी बताई थी। अब जब ये कहानी बताई तो जाहिर है पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया, रॉबरी का और मर्डर का। और केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस जो है इस केस को सॉल्व करने की कोशिशों में भी जुट गई। पुलिस अब उन रॉबर्स को ढूंढ रही थी, उन तक पहुंचना चाहती थी जिन रॉबर्स ने विशाल पंवार की हत्या की, और वो भी इतने अजीबोगरीब तरीके से जहरीली सुई चुभोकर। तो ये जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, अब उस कहानी का दूसरा एपिसोड, या आप ये कहें कि इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ये जो इन्वेस्टिगेशन का आउटकम है, ये जो रिजल्ट है, ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है, बहुत ही हैरान करने वाला है। क्योंकि मैंने तो नहीं सोचा था, और मुझे पूरा यकीन है जब आप ये स्टोरी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपने कम से कम इस तरह के इन्वेस्टिगेशन के नतीजे के बारे में नहीं सोचा होगा। ये घटना 27 अप्रैल की बताई गई थी, जब विशाल पंवार माटुंगा से सायन के बीच रॉबर्स का शिकार बन गए थे। और उसके बाद 28 अप्रैल को उन्हें ठाणे के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उनका बयान लिया, उनका इलाज चलता रहा और फिर फाइनली 1 मई को विशाल पंवार की मौत हो गई। ये माना गया कि जहरीली सुई लगने की वजह से विशाल पंवार की मौत हो गई और ये सीधा सीधा एक मर्डर का मामला था। चूँकि ठाणे हॉस्पिटल जो है वो कोपरी पुलिस स्टेशन की हद में आता है, तो कोपरी पुलिस स्टेशन ने इस सिलसिले में विशाल पंवार का बयान दर्ज किया था और पहले इसे रॉबरी, अटेम्प्ट टू मर्डर, डराना धमकाना, इस तरह के धाराओं में ये केस दर्ज हुआ था। लेकिन जब विशाल पंवार की मौत हो गई तो जाहिर है इस मामले में हत्या की धारा यानी कत्ल का अपराध भी जो है वो उसे भी शामिल कर लिया गया और पुलिस ने इसे एक मर्डर केस मानकर इसकी तफ्तीश शुरू की। अब चूंकि घटनास्थल जो है वो सायन और माटुंगा के बीच रेलवे स्टेशन के पास था, रेलवे ट्रैक के आसपास का था, तो इस मामले की जांच जो है वो रेलवे पुलिस को सौंप दी गई। यानी कोपरी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट बेशक दर्ज हुई, लेकिन वो रिपोर्ट स्थानांतरित कर दी गई, ट्रांसफ़र कर दी गई जीआरपी माटुंगा को, यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस माटुंगा को। और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को अब इस सच्चाई तक पहुंचने की जिम्मेदारी थी। विशाल पंवार इस दुनिया से दूर जा चुके थे, उनकी तो मौत ही हो गई, वो लुटेरों का शिकार बन गए। लेकिन अब जब पुलिस इस मामले की तह में उतरी तो पुलिस ने सायन और माटुंगा के बीच जो भी रॉबर्स टाइप के लड़के हैं और खासकर नशेड़ी किस्म के लोग हैं, जिनको मुंबई में चरसुल्ले, गर्दुल्ले वगैरह कहते हैं, उनके बारे में पुलिस ने पता करना शुरू किया कि इस एरिया में वो कौन से रॉबर्स या नशेड़ी लोग हैं जो ऑपरेट करते हैं, जो लोगों से लूटपाट करते हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने कई सारे लड़कों को पकड़ा, उनसे पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी विशाल पंवार वाली घटना में शामिल होने या वैसी कोई घटना के बारे में कोई जानकारी होने की बात पर हामी नहीं भरी। ये अपने आप में एक अजीब सी बात थी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई अपना जुर्म बेशक न कबूल करे, लेकिन
कई सारे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि वहाँ इस तरह की घटना हुई है, लेकिन यहाँ एक भी लड़का जो उस इलाके में रहता है, नशा करता है, घूमते फिरते हैं, रॉबरी करते हैं, वो पुलिस जब पूछताछ कर रही थी तो ऐसा कोई भी एविडेंस या कोई भी आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि हाँ उस तरफ ऐसी कोई घटना हुई हो। विशाल पवार ने घटना की जगह जो है बताई थी माटुंगा और सायन रेलवे स्टेशन के बीच, जहाँ पर उनसे रॉबरी हुई। पुलिस ने अब विशाल पवार के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकलवाई। तो कायदे से देखा जाए तो विशाल पवार का मोबाइल फ़ोन उसी जगह पर लूटा गया था, माटुंगा के पास। तो उसके बाद तो जाहिर है विशाल पवार के मोबाइल फ़ोन को या तो स्विच ऑफ हो जाना था या फिर उस मोबाइल फ़ोन को जो भी रॉबर हैं वो लूट कर किसी और डायरेक्शन में लेकर चले जाते। वो कहीं भी जा सकते थे जहां उस मोबाइल फ़ोन को वो आगे बेचने की कोशिश करते या दोबारा वो स्विच ऑन होता। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो फ़ोन जो है उसकी लोकेशन इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि माटुंगा से सायन के बाद भी वो फ़ोन देर तक एक्टिव था और प्रॉबेबली ठाणे की तरफ भी उस फ़ोन को लेकर किसी ने ट्रैवल किया था। अब ये ट्रैवल विशाल पवार ने खुद किया या रॉबर्स ने किया, ये पुलिस को पता करना था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, सायन रेलवे स्टेशन के, माटुंगा रेलवे स्टेशन के आसपास, रेलवे ट्रैक के आसपास जहाँ भी कैमरे लगे हुए थे सबके फुटेज निकलवाए और इन सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने एग्जामिन किया, चेक करने की कोशिश की और ये भी देखा कि विशाल पवार कहाँ किस हालत में है, क्या कहीं नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। प्लस अगर कोई रॉबर है तो उस तरह के संदिग्ध लड़कों की तस्वीरें क्या किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। तो इस कोशिश में भी पुलिस के हाथ जो है आप कह सकते हैं कि पुलिस को थोड़ा झटका ही लगा। झटका ये लगा कि पुलिस को उस पूरे एरिया में उस तरफ सायन और माटुंगा की तरफ बताए गए वक्त पर कोई रॉबर इस तरह का नहीं मिला, कोई लड़का संदिग्ध जो है उस तरफ पुलिस को नज़र नहीं आया। अब जो विशाल पवार है उनके कलीग्स से यानी उनके साथ काम करने वाले लोगों से बातचीत हुई। विशाल पवार की पोस्टिंग जो है वो मुंबई पुलिस के आर्म्स डिवीज़न में है। तो वहाँ पर जब विशाल के कलीग्स से पुलिस ने पूछताछ की, जीआरपी माटुंगा ने, तो विशाल के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली। ये पता चला कि विशाल जो है वो शराब के आदी हैं और ऐसे वैसे आदी नहीं बल्कि ज़बरदस्त तरीके से शराब पीने वाले, और अगर बस चले तो 24 घंटे पीने वाले। इस तरह की बात जो है खुद विशाल के साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, जीआरपी वालों को बताई और ये भी बताया कि शराब की वजह से अक्सर उसके पास पैसों की कमी भी रहती है, तंगी भी रहती है। और पुलिस को तफ्तीश करते हुए ये भी जानकारी मिली कि विशाल की अपनी पत्नी से किसी बात पर अक्सर अनबन या लड़ाई होती है और मोस्ट प्रोबेबली उसके पीछे भी वजह शायद शराब ही है। तो यहाँ विशाल के व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनालिटी का एक नया पहलू उभर कर सामने आया। अब पुलिस ने इस एंगल से मामले की जांच शुरू की कि कहीं उस रात भी ऐसा तो नहीं है कि विशाल पवार शराब के नशे में हो और उसके साथ कोई घटना हुई हो। लेकिन विशाल पवार ने ये बताया था कि उस रात जब वो अपने वर्क स्टेशन जा रहे थे, घर से मतलब ठाणे से सायन की तरफ, अपने कर्म क्षेत्र की तरफ जा रहे थे, आर्म्स डिवीज़न के दफ्तर की तरफ, तब उनके साथ ये घटना हुई थी। यानी ड्यूटी पर जाते हुए ये हुआ था, ऐसा विशाल ने बताया था। तो पुलिस जब इस बात की और तस्दीक करने के इरादे से पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किए तो ये पता चला कि 27 अप्रैल की रात को भी विशाल जो है वो शराब के नशे में धुत था। और न सिर्फ धुत था बल्कि वो दादर के एक शराब के बार में भी गया था जहाँ पर उसने बैठकर पहले शराब पी थी और फिर दादर से लेकर परेल रेलवे स्टेशन के बीच वो पैदल ही चलता रहा। इस तरह के कुछ टेक्निकल एविडेंस भी पुलिस को मिले जिससे ये पता चला कि विशाल पवार ने जो पुलिस को स्टोरी सुनाई थी वो स्टोरी जो है वो काफ़ी हद तक सही नहीं है, बल्कि ज़्यादा हिस्सा उसका गलत ही है, झूठा ही है, क्योंकि उसने सायन और माटुंगा के बीच ट्रेन से ट्रैवल करने की बात कही थी। लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि विशाल ने दादर के एक बार में जाकर शराब पी थी और शराब पीने के बाद दादर से परेल रेलवे स्टेशन के बीच वो वॉक कर रहा था। और 27 तारीख की रात को आपको जानकर हैरानी होगी कि परेल रेलवे स्टेशन के पास ही वो एक सुनसान जगह पर सो गया। इतनी शराब पी कि रेलवे स्टेशन के पास में ही सो गया, पटरियों के पास सो गया। 28 की सुबह जब वो उठा तो उसने अपने भतीजे नीलेश को अपने पास बुलाया। नीलेश वहाँ पर पहुँचा और 28 की सुबह उसने नीलेश के साथ फिर से मुंह अंधेरे भोर के वक्त, अर्ली मॉर्निंग, फिर से ड्रिंक की और फिर से जमकर शराब पी और नशे में टल्ली हो गया।
इसके बाद उसने नीलेश से ये कहा अपने भतीजे से कि अब वो अपने घर जा रहा है ठाणे, बहुत हो गया, अब वो आराम करेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पुलिस को जांच में ये बात पता चली है कि विशाल पवार वहाँ से निकलने के बाद ठाणे नहीं गया, बल्कि ठाणे जाने से पहले वो पहुँचा माटुंगा, और माटुंगा जो है एक ट्रेन से गया, परेल से माटुंगा, वो एक लोकल ट्रेन से गया, और माटुंगा में उतरकर वहाँ उसने एक देसी शराब बार में जाकर वहाँ फिर से शराब पी। और चूंकि उसके पास सारे पैसे ख़त्म हो गए थे, तो उसके पास चांदी की एक रिंग थी, एक अंगूठी थी, उस अंगूठी को उसने वहाँ बेचा और उसी अंगूठी के बदले उसने वहाँ पर शराब पी। और शराब पीने के बाद जब उसकी हालत और ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसको अनईज़ी फील होने लगा, तो फिर वो किसी तरह से घर पहुँचा और घर वालों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अभी हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया गया था, तब तक उसने ये कहानी अपने नाते रिश्तेदारों को सुनाई, तो फिर बात पुलिस तक भी पहुंची। और जो ठाणे हॉस्पिटल है, वहाँ जो पुलिसकर्मी होते हैं मेडिको लीगल केस देखने वाले, उनके कानों तक ये बात पहुंची कि एक पुलिस वाले पर अटैक हुआ है, रॉबर्स ने अटैक किया है, क्योंकि विशाल ने यही कहानी सुनाई थी। उसके बाद कोपरी की पुलिस जो है वो विशाल पवार के पास पहुंची, और कोपरी पुलिस को विशाल पवार ने वही बयान दिया जो कहानी मैंने आप लोगों को पहले सुनाई थी। अब जब जीआरपी ने ये जांच की और जीआरपी को ये तसल्ली हो गई कि विशाल पवार ने कोपरी पुलिस को झूठी कहानी सुनाई थी, अपनी मौत से पहले जो बयान दिया था वो गलत था, तो फिर सबूतों की रोशनी में जीआरपी ने इस मामले में सच पता करने का फैसला किया, और काफ़ी हद तक टेक्निकल एविडेंस, विशाल के साथ काम करने वाले लोग, जिन जिन बार में उस रात को, उस दिन सुबह विशाल का आना जाना हुआ था, वहाँ के लोगों से बातचीत, वहाँ के टेक्निकल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, इन सारी चीज़ों की बदौलत अब जीआरपी माटुंगा इस नतीजे पर पहुंची है कि विशाल पवार ने अपने साथ हुई डकैती और जहरीले इंजेक्शन से कत्ल की कोशिश किए जाने की जो कहानी सुनाई थी, वो कहानी झूठी थी, और विशाल के साथ दरअसल कुछ नहीं हुआ था। वो शराब के नशे में धुत होकर पुलिस को गुमराह करना चाहता था। पुलिस का ये कहना है कि शायद विशाल को इस बात का एहसास हो गया था कि बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से अब उसकी ज़िंदगी के कुछ गिनती के ही दिन बचे हुए हैं, इसलिए विशाल ने ये कहानी जानबूझकर सुनाई, ताकि एक तो लोग उस पर उंगली ना उठाएं, दूसरा जो भी बेनिफिट एक नौकरीशुदा आदमी को काम करते वक्त किसी हादसे या मिसहैपनिंग का शिकार होने पर मिलता है उसके घर वालों को, वो सारी सुविधाएं, सरकारी मदद जो है उसके घर वालों को मिले, कुछ इसी इरादे से विशाल ने ये कहानी गढ़ी होगी। अब पुलिस ने डॉक्टरों से भी बात की, जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे ठाणे हॉस्पिटल में। डॉक्टरों से बात करने के बाद भी पुलिस की जो कहानी है ज़्यादा शराब पीने वाली, उस कहानी को बल मिला। ये पता चला कि उसका मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ था विशाल पवार का, और इस तरह का मल्टी ऑर्गन फेलियर कई बार जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीता है, और अक्सर पीता है, खूब पीता है, तब इस तरह की घटना किसी इंसान के साथ हो सकती है। यहाँ तक कि अपनी मौत से पहले विशाल को जो है उसे यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही थी, यानी उसे पेशाब नहीं आ रहा था, और आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब किसी आदमी का किडनी जो है वो काम करना बंद कर दे, वो डिफंक्ट हो जाए। तो इस मामले में अत्यधिक शराब पीने की वजह से, ज़्यादा शराब पीने की वजह से शायद विशाल पवार के साथ ऐसा कुछ हुआ, ऐसी आशंका डॉक्टरों को भी है और पुलिस को भी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, विशाल की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था और उसकी विसरा जांच के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भिजवाया गया है, जहां टॉक्सिकोलॉजी जांच होगी, और ये पता चलेगा कि विशाल को वाकई कोई जहरीली सुई चुभोकर विशाल पवार की हत्या की गई थी, या फिर विशाल पवार अत्यधिक शराब पीने की वजह से खुद मारा गया, और उसने अपनी मौत से पहले लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ बेनिफिट्स अवेल करने के लिए कोई झूठी कहानी सुनाई थी। तो अब विसरा जांच से इस मामले पर आखिरी कंक्लूसिव रिपोर्ट आएगी, लेकिन अब तक जो पता चला है उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि विशाल पवार जो मुंबई पुलिस के कांस्टेबल थे, उन्होंने अपनी मौत को लेकर झूठी कहानी ही सुनाई थी। तो ये थी पूरी कहानी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। जो प्रीवियस स्टोरी हमने आपको इसी से मिलती जुलती, यानी मतलब इसी कहानी का जो पहला भाग आप लोगों को सुनाया था, उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, और बहुत सारे लोगों
ने अपनी बात कही। आइए कुछ कमेंट पढ़ते हैं। दीपक हीरा ये पूछते हैं कि सुप्रतिम भाई, क्या आपके साथ अब कभी कोई ऐसी घटना या छोटी मोटी जेबकतरी वाली वारदात हुई है क्या? जी हुई है, मेरे साथ हुई है। मेरे साथ कोलकाता में एक बार पिक पॉकेटिंग की घटना हुई है, और इसके अलावा मेरा मोबाइल फ़ोन एक आध बार गायब हो गया है। कभी एक बार एक बैंक के टेबल से ही किसी ने वो फ़ोन चुरा लिया। तो एनीवे, और ये दीपक हीरा का सवाल था, और उमेश भूइयाँ जो है वो कह रहे हैं कि जान से बड़ा मोबाइल नहीं था। अगर किसी आदमी के साथ मोबाइल लूटपाट जैसी घटना हो तो सीधे गुंडे बदमाशों से टकराना नहीं चाहिए, उनको कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। विशाल पवार के लिए बहुत सारे लोगों ने बैड लक लिखा है और उनके प्रति संवेदना जताई है। देखिए, बेशक विशाल पवार जो पुलिस कांस्टेबल है, उनकी मौत अत्यधिक शराब पीने की वजह से हो गई हो, ऐसा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में बेशक ये बात सामने आई हो, लेकिन हमारा मकसद कतई विशाल पवार के पूरे कैरेक्टर पर या उन पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई है वो हमें जस का तस आप लोगों को बताना है एज अ न्यूज़। यही हमारा मकसद है। और वो दिवंगत आत्मा है, विशाल चले गए, इसका दुख तो उनके घर वालों को रहेगा ही, चाहे उनमें कुछ बुरी आदतें क्यों न रही हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होता है। तो खैर, लेकिन इस स्तर तक किसी बुराई का किसी इंसान को अपनी चपेट में ले लेना कि उसको अपनी जान ही गंवानी पड़े, ये अपने आप में बहुत दुखद है। अंसारी हुज़ाइफ़ा ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। प्रमोद कुमार, विशाल ने ड्यूटी पे रिपोर्ट किया था या नहीं? बताए गए समय की लोकेशन दादर के बार की मिली है। देखिए, ये प्रमोद कुमार जी बता रहे हैं, और बिल्कुल प्रमोद जी, आपकी जानकारी दुरुस्त है, तभी मैंने ये अपडेटेड स्टोरी आप लोगों को सुनाई है। आपका अंदाज़ बहुत ही शानदार है, ऐसा तारिक साहब ने लिखा है, खान तारिक ऐसा नाम है। राकेश वार्शन ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। दीपक जायसवाल ने कमेंट किया है, स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। मधुर मिश्रा ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद। प्रदीप भाम्बू जी, वर्जीनिया डिसूज़ा, और लव टू हियर यू वेल एक्सप्लेन्ड इन्होंने लिखा है। वर्ली मुंबई से ही हैं ये, तो जाहिर सी बात है ये रिलेट कर पा रही होंगी। प्रमोद कुमार ने ये कहा है कि इस मामले की जांच हुई और इसमें विशाल का बयान जो है जांच में गलत पाया गया। तो वाकई ये मानना पड़ेगा, हमारे क्राइम तक के दर्शक जो हैं कितने एक्टिव हैं। अभी तक तो मैंने कुछ ही कमेंट्स पढ़े हैं, लेकिन हमारे 2 दर्शकों ने जो लेटेस्ट स्टोरी है उससे रिलेटेड बातें यहाँ पर लिखा है। आप कमेंट पढ़ने के लिए मोबाइल की बजाय लैपटॉप का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सिर्फ एक सुझाव के तौर पर ये बात जो है सायरा ने लिखा है। नहीं, पूरा नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सायरा है प्रॉबली नाम उनका। विंद्रा भी लास्ट में लिखा हुआ है, सायरा रविंद्रा, नहीं, साई रत्ना रविंद्रा ऐसा नाम है। एनीवे, असल में नाम और सरनेम जब एक साथ जुड़े हुए होते हैं ना, क्लब्ड होते हैं, तो उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए। तो एनीवे, देखिए, मोबाइल हैंडी है और मेरे हिसाब से मोबाइल में कमेंट पढ़ने में कोई बुराई तो है नहीं। एमी शेरगिल बसरा ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा योगा विथ विकास ने कमेंट किया है। मानिक वैश्य का कमेंट है। AK स्टार्स, इट्स अ ब्रूटल वर्ल्ड उन्होंने लिखा है। विजेंद्र सिंह जी का भी कमेंट है। अनसुलझी कहानी तो है, इंजेक्शन में कौन सा सॉल्ट या मेडिसिन या पॉइजन था ये पता होना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं कृष्णा कुमार, उन्होंने लिखा है। और श्याम बहादुर गुप्ता ने भी किया है। सुप्रतिम जी, नाम लेने के लिए धन्यवाद। चलती ट्रेन से मोबाइल चोरी का ये तरीका दिल्ली में भी बहुत होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। दीदारुल बापू ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, सॉल्व कहानी ही सुनाया करे, अनसॉल्व कहानी अधूरा लगता है, इन्होंने ये बात कही है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच आप सारे लोगों का। मैंने रैंडमली कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है आज की स्टोरी में, लेकिन आज जो अपडेटेड वर्जन मैंने आपको उस स्टोरी का सुनाया है, उस पर आपकी राय, आपकी सोच क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स और जवाबों का मुझे इंतज़ार रहता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।